नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार 2 जनवरी को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। बता दें, पुरोहित और बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 6 अन्य आरोपी सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस मुकदमे में खुद को बरी किए जाने की मांग के अन्य आधारों के अलावा कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के उचित प्रावधानों के तहत मंजूरी नहीं ली गई। हालांकि जस्टिस एएस गडकरी और प्रकाश नाइक की पीठ ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थे। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के संवेदनशील शहर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे बम के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार जिस मोटरसाइकिल में विस्फोटक बांधा गया था वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। लाइव लॉ के मुताबिक चार्जशीट में पुरोहित और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा गया है वे भारत के संविधान से असंतुष्ट थे और अपना संविधान तैयार करना चाहते थे। पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स खरीद कर लाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की बेंच ने 4-1 से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामन सुब्रमण्यन ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया है। लाइव लॉ के मुताबिक बहुमत वाला फैसला जस्टिस गवई ने सुनाया, जबकि दूसरा फैसला जस्टिस नागरत्ना ने सुनाया। बताना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसके तहत 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी को वैध ठहराते हुए उसके पक्ष में जस्टिस गवई ने कहा कि नोटबंदी के फैसले का उद्देश्य काला बाजारी, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि को समाप्त करना था। उन्होंने कहा यह प्रासंगिक नहीं है कि उन उद्देश्यों को हासिल किया गया या नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच इस फैसले को लिए जाने से पहले 6 महीने से ज्यादा वक्त तक बातचीत चली थी। अदालत ने कहा इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार का केंद्रीय बोर्ड से बातचीत करना जरूरी होता है। आर्थिक नीति के मामलों में संयम रखा जाना जरूरी है। फैसले लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। बेंच ने आगे कहा कि करेंसी एक्सचेंज के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को गलत नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी को सही ठहराते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के मामले में फैसला आरबीआई के बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिया। लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार को नोटों की किसी भी सीरीज को डिमोनेटाइज करने का अधिकार है और इसका इस्तेमाल नोटों की पूरी सीरीज को डिमोनेटाइज करने के लिए किया जा सकता है। नोटबंदी पर सुनवाई करने वाली संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने बहुमत से दिए गए फैसले से असहमति जताई। उन्होंने अलग फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून के जरिए होना चाहिए था, ना कि अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने नोटबंदी को गलत माना और कहा कि नोटबंदी गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से केवल एक जज जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी कहा। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। इस महत्वपूर्ण मसले पर संसद को बेखबर नहीं रख सकते। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि आरबीआई के द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ और नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ही लिया गया। जस्टिस BV नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा और अगर केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी की पहल की जानी है तो ऐसी शक्ति लिस्ट 1 की एंट्री 36 में है, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है।
उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आता है तो ये आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने कहा ये एक कानून के रूप में है और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो एक अध्यादेश के जरिए लागू होता है। जस्टिस नागरत्ना ने फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून लाकर लाना चाहिए था, एक गजट नोटिफिकेशन लाकर नहीं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि संसद देश की परछाई है, लोकतंत्र के केंद्र संसद को इतने गंभीर मुद्दे पर दूर नहीं रखा जा सकता है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है, ये पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। एक जज ने अपनी टिप्पणी में इस बात को साफ तौर पर कहा है कि संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात पर फैसला सुनाया है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) को सही तरीके से लागू किया गया था या नहीं। इसमें इससे कुछ भी ना तो अधिक है और ना कुछ कम है। एक माननीय जज ने अपनी असहमति राय में कहा है कि संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। जयराम रमेश ने सवाल किया, नोटबंदी करने के जो लक्ष्य बताए थे उनमें से कोई भी लक्ष्य क्या पूरा हुआ? नकली करेंसी का चलन क्या कम हुआ? उस पर कितना अंकुश लग पाया? कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत कितना बढ़ सका? आतंकवाद की फंडिंग क्या बंद हो गई और कितने काले धन का पता लगा? ये महत्वपूर्ण वादे हासिल नहीं किए जा सके। नोटबंदी ने विकास की गति को नुकसान पहुंचाया, छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया, एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र खत्म हो गए, लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जिन 4 जजों ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराया है, उन 4 जजों ने नोटबंदी के परिणाम पर टिप्पणी नहीं की है। हमारी आपत्ति परिणाम पर थी। इसमें एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा कि अदालत ने इस फैसले को बहुमत के साथ सही नहीं ठहराया है और ना ही बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नोटबंदी के लिए जो उद्देश्य बताए गए थे उन्हें हासिल कर लिया गया। चिदम्बरम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा था। चिदम्बरम ने लिखा है, वास्तव में जजों के बहुमत ने इस सवाल से दूरी बना ली है कि नोटबंदी के जरिए जो उद्देश्य बताए गए थे क्या उन्हें हासिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों के एक समूह ने आज नारायणपुर जिला मुख्यालय स्थित एक चर्च पर सोमवार को हमला कर दिया। ऐसा करने से रोकने आई पुलिस भी इस भीड़ का शिकार हो गई। वहां मौजूद पुलिस बल पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। घटना बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला मुख्यालय के बकरूपाड़ा की है, जहां सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासियों का एक बड़ा समूह धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करने इकट्ठा हुआ, जिसके बाद अचानक से भीड़ उग्र हो गई और उसने चर्च पर हमला कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की तो पुलिस भी हमले का शिकार हो गई। बता दें, धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराने और 7 साल की कैद की सजा सुनाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। बता दें, 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंसारी को एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने और उस पर पिस्तौल तानने के आरोप में 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि एक ट्रायल कोर्ट ने अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और उसे दोषी ठहराकर 7 साल की जेल की सजा सुना दी, जिसके बाद पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपना खेल विभाग छोड़ दिया है और ये विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया गया। संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। संदीप सिंह पर महिला कोच ने पीछा करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ शनिवार रात सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही आरोपों को खारिज करते हुए ये भी कहा, ये आरोप उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों की गहन जांच होगी। जांच रिपोर्ट आने तक मैं मुख्यमंत्री को खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपता हूं। संदीप सिंह 2019 में राजनीति में आए थे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिहोवा से कांग्रेस के मनदीप सिंह को 5000 से अधिक मतों से हराया था। इसके बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने उनको खेल मंत्री बनाया। नए साल की पहली सुबह ही दिल्ली में एक लड़की के साथ हुए हादसे ने झकझोर दिया। कार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर सड़क पर लाश पड़ी होने की सूचना मिली। दरअसल लड़की स्कूटी से घर लौट रही थी। कार में सवार कुछ लोगों ने टक्कर मार दी। लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई। कई किलोमीटर तक वो घसीटती गई। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जिस कार से हादसा हुआ वो एक मारुति सुजुकी बलेनो थी और उसमें 5 लोग सवार थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि कार में सवार लोगों के शराब के नशे में होने की सूचना मिली है और वो पुलिस को समन भेज रही हैं। बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक युवती के शरीर का पिछला हिस्सा और सिर के पीछे का भाग बुरी तरह घिस गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए जा रहे रेप और मर्डर के दावों को खारिज करते हुए कहा, यह सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, पीड़ित के साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। दिल्ली में कार से टक्कर के बाद गाड़ी में फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटने से हुई युवती की मौत को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि वो अपराधियों की राक्षसी असंवेदनशीलता से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि कंझावला सुल्तानपुरी हादसे से उनका सिर शर्म से झुक गया। उपराज्यपाल ने पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा और लोगों से एक अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज बनाने की अपील भी की। राजधानी दिल्ली में कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घिसटने से हुई युवती की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना और बीजेपी पर हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी द्वारा इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया और ऐसा करने के पीछे कारण बताया कि इस मामले में 5वें नंबर का आरोपी बीजेपी का नेता मनोज मित्तल है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुल्तानपुरी पुलिस थाने की एक तस्वीर दिखाई जिसमें बीजेपी नेता का एक पोस्टर है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी के पुलिस थाने में मनोज मित्तल बंद है। दिल्ली पुलिस और एलजी ने ये नहीं बताया कि इस मामले में लीपापोती क्यों की जा रही है, क्योंकि इस पुलिस थाने के बाहर जिसका होर्डिंग लगा है उसके ऊपर लिखा है मनोज मित्तल, जो 5वें नंबर का अभियुक्त है, इसी थाने में बंद है। उन्होंने कहा कि एलजी और दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है। इस केस में लीपापोती इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। आप नेता ने कहा कि बीजेपी नेता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए क्योंकि वह लगातार पुलिस और बीजेपी नेताओं से संपर्क में है। आम आदमी पार्टी ने इसके साथ ही केंद्र से एलजी को भी तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।